सभी महारथी इस समय हमारे साथ हैं। जरा एक बार उनको सबको विंडो में भी रख दीजिए। रामदेव जी, आप क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, एक ब्रोकरेज भी चलाते हैं, खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को, खास तौर से जो कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में टिंकरिंग हुई है उसको? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी बाजार में पार्टी चल रही है उसके हिसाब से करीब 25 से 30% ज़्यादा टैक्सेशन लगेगा तीनों कैटेगरी में, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे स्पेकुलेशन हो। सो लॉन्ग टर्म में आपका 10 का 12 हो गया, शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया, और स्पेकुलेशन में आप एसटीटी में ही आप करीब 40-50% ज़्यादा टैक्स भरेंगे। सो ऐसा मेरे ख्याल से टैक्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द मार्केट काफ़ी बड़ा है। वो नंबर तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा नंबर आएगा मेरे, हो सकता है 50,000 से लाख करोड़ तक भी आ सकता है इसमें। रामदेव जी, ये सिग्नलिंग किस तरफ है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था, उसको सरकार रोकना चाहती है, दूसरे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल रहा है, गोल्ड में जो ड्यूटी कट हुआ उसको बढ़ावा, जो नॉन रिस्की एसेट्स है क्या उस तरफ फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, इस ढंग से लग रहा है कि मतलब इक्विटी, मतलब उनका ये कहने का भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में, तो आप हमको भी थोड़ा देते चले आओ, ऐसा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैशनल, बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए। तो आप जो लॉन्ग, चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया, शॉर्ट टर्म को पनिश किया, एक बात समझ में आता है, बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से 12.5% किया है। मतलब ये है आपको मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। So in any case you are paying the full tax. There is no change for the speculators actually, which is the major portion of the gains in the marketplace. तो रामदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाना चाहिए था, लॉन्ग टर्म को वही रखना चाहिए था। यू आर पनिशिंग द लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना, जितने लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या मतलब चाहते क्या हैं? लोगों को सटोरिया बनाना चाहते हैं, या लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें और देश को बनाने में, एंटरप्राइज को बनाने के लिए लंबे समय के लिए रखें? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज्यादा सट्टा करो, जल्दी चर्न करो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म रखने कोई फायदा नहीं ना, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग चीज है। विजय भाई, रामदेव जी, आप थोड़ा, आपका दोनों का कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है इस समय। आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1% से कम ही लोग रखते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे रामदेव जी की बात का, जो कह रहे हैं? नहीं, रामदेव जी जो कह रहे हैं उनको काटने का तो मेरे को कोई उतना विजडम नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली, मेरा अपना व्यू ये है कि समझो उधर भी आपने शॉर्ट टर्म भी 15 का 20 किया, इधर 10 का आपने 12.5 किया, तो आप एनकरेज कर रहे हैं ना लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो आप इसको, क्योंकि कम रेस किया टैक्स। हाँ, क्योंकि उसको भी उधर भी 15 का 20 कर दिया, इधर भी 10 का 12.5 कर दिया, तो रेशियो तो देखिए टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 1,69,000 आदमी है जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इंडिया के अंदर में। आप उन चीजों को नकार नहीं सकते हो। मतलब ये कि जो, और तेल बोलते, तेल तो तिल से ही निकलेगा ना भाई, जो कमा रहा उसी से आप निकलोगे। अब उन्होंने सुबह बोल दिया अन्नदाता और पुअर्स और विमेन, मैडम आ गई उसके अंदर में, और वो 4 कैटेगरी उन्होंने बताए हैं, तो टैक्स देगा कौन भाई यहाँ पर? अल्टीमेटली ये बताइए, जो दे सकता है वही टैक्स देगा। जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता है, जो नहीं दे सकता है वो नहीं देना चाहता है, ऑब्वियसली है। तो फिर आएगा कैसे कंट्री के अंदर? ओके, मधु भाई, आप तैयार हैं थोड़ा ज्यादा टैक्स देने के लिए? अनुज, मैं वापस मेरी बात को बोलता हूं, अगर गेन करेंगे तो टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इंडियन इकोनॉमी अच्छी चलती रहे, मार्केट्स वाइब्रेंट रहे, हमारे गेन में से अगर कुछ लेके जाएंगे तब तक ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो है ना कि भाई ये देश बढ़ता रहे, ये इकोनॉमी बढ़ती रहे, ये यहाँ की कंपनियां ग्रो करती रहे, मुझे लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली आप उसको, जैसे विजय ने बोला, मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अल्टीमेटली जो कमाएगा सरकार टैक्स तो उसी से मांगेगी ना।
हम लोगों को ये खुशी नहीं है ये देखते हुए कि टैक्स बढ़ रहा है, पर उसमें कोई चारा भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं सरकार को दूसरी जगह एलोकेशन करना है तो कहीं ना कहीं से तो टैक्सेशन वसूल करना पड़ेगा। और ये देश का आज नहीं पिछले 20 साल का ये इतिहास है कि जो ऊपर के 2-3% लोग हैं उनके ऊपर ही हमेशा टैक्सेशन का बर्डन हमेशा ज्यादा आता है। अनुज, आप अभी का नहीं 25 साल का इतिहास निकाल के देख लो, और हो सकता है आगे भी आने में चेंज ना हो। तो मैं तो ये प्रे कर रहा हूं कि अपनी कंट्री अच्छी चलती रहे, अपना देश आगे बढ़ते रहे, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा चलता रहे, तो फिर 10 का 12% पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई मेक गेन्स आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द टैक्सेस। ओके, बिल्कुल जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी ऑलमोस्ट उसी लहजे में आपने कही वैसे मधु भाई। रामदेव सर, चलिए सिर्फ टैक्सेशन की बात नहीं करते हैं, और भी बजट में बहुत कुछ अनाउंस हुआ। रियल एस्टेट पर कुछ मेजर्स आए, थोड़ा सा गोल्ड पर कुछ स्टेप्स लिए गए। ओवरऑल आपने कैसे देखा बजट को? इस टैक्सेशन के डिसअपॉइंटमेंट को अगर एक बार के लिए साइड पर रख दें, फिस्कल डेफिसिट भी 4.9%, अगले साल 4.5% की बात हो रही है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं बजट को? भाई देखिए, आपको सबको उन्होंने सब कुछ दिया है। पर्टिकुलरली नीचे तबके के जितने लोग हैं उनको स्टैंड रिडक्शन या लोअर टैक्स रेट या स्टाइपेंड, सब तरीके से उन्होंने सब जितने भी सेगमेंट्स हैं उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया है। बाकी बजट पेपर देखेंगे तो और समझ में आएगा। थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप का मतलब है, काफ़ी वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स है, तो हो सकता है कंजम्पशन को बूस्ट मिले यदि अच्छा। उन्होंने महीना भर पहले आफ्टर द इलेक्शन एमएसपी भी बहुत अच्छे से अनाउंस किया था फॉर द फार्मर्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आप देखिए जैसे ही स्पीच चालू हुआ सबसे पहले उनका फोकस था फार्मर्स, तो उसमें जो एमएसपी का जो बढ़ोतरी है और सबको जो 5-10 हज़ार रुपये दिया है, स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया, मुझे उससे लगता है वाइड स्प्रेड बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन को भी थोड़ा अच्छा फिलिप मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली यदि ये क्या नाम है आपका मानसून यदि ठीक ठाक रहा तो ऐसा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने कि जीएसटी वगैरह में कुछ कटौती करें या कुछ इस तरह का, लेकिन जिस ढंग से एक्स्ट्रा इनकम सबके हाथ में दिया है मुझे लगता है उससे कंजम्पशन को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। कंजम्पशन वाली थीम में आपके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ विजय जी। जो 17,500 रुपए, स्पेशली अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, आपके एक्स्ट्रा हाथ में रह जाते हैं, वो कितना कंजम्पशन को बूस्ट करता हुआ दिखाई देगा? जो राहुल भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए नए कर्मचारी जो नौकरियां ले रहे हैं उनको सरकार अलग से मिनिमम 1 लाख तक, मैक्सिमम 1 लाख तक देती हुई दिखाई देगी, मिनिमम 15,000 मिलेगा। ये कितना एक चर्नर रहेगा कंजम्पशन की तरफ? नहीं, मेरे पास में इसका डेटा नहीं है और मेरे बारे में मेरे को इसका नॉलेज नहीं है कि इसका एग्जैक्टली कितना फ़र्क पड़ेगा। जो राहुल जी ने बताया वो मैं गणित एक्चुअली समझता नहीं हूँ। मेरे को ओवरऑल ऐसे ये लगता है कि ये जो बजट है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है, चाहे उसको फिस्कल डेफिसिट की बात ले लीजिए या इसको टूरिज्म के लिए देख लीजिए। और अब ये मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैंने आपको। जैसे 2-3 तरीके होते हैं जो टूरिज्म के लिए। एक तो मेडिकल टूरिज्म होता है जिसके कारण कंट्री में इनकम बढ़ती है, और एक रिलीजन्स का जो होता है ये टूरिज्म होता है। तो इसलिए जो इन्होंने और दूसरे जो उन्होंने लिया, जैसे सोलर का उन्होंने लिया, पहले भी उन्होंने बता दिया था, घर का उन्होंने लिया है, जो कितने घर बोल, तो ये सब मिलाकर ये कंजम्पशन को सब बूस्ट ही करने वाला है। मेरा ओवरऑल मेरे को ऐसा ही लगता है। तो क्या इन्हीं थीम्स के आसपास, अब मैं उस निवेशक की बात कर रही हूँ जो कह रहा है कि चलिए कमाई हो रही है तो टैक्स देना भी पड़ेगा, क्या उन्हीं थीम्स के आसपास अब नया पैसा लगता हुआ दिखाई देगा? आप अपने आप को फिर कैसे पोजीशन करने वाले हैं नए निवेश के लिहाज से इस बजट? नहीं, नए निवेश तो मैं तो क्या भी नया निवेश करना नहीं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा ओवर रेटेड है। अगर मेरे पास कोई नया आइडिया भी है तभी मैं उसको थोड़ा सा वेट करूंगा मैं। और ऐसे भी ऑलमोस्ट मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ। और मेरे को लग रहा जो थीम पुरानी जैसे पहले जो चलती आ रही थी वो थीम आगे भी चलने वाली है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे भी चलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, मेरे को लगता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक रेड फ्लैग जो मुझे लगता है या समझे डर लगता है, वो लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, जो 80-90 लाख अनएम्प्लॉयमेंट हर साल चाहिए, और उसके अलावा जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनको वापस नौकरी उनको चाहिए। तो इसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में अगर आप बूस्ट करते हैं समझिए तो उसको उसमें फ़ायदा होता है। तो मेरे को लगता है जो पुरानी थीम जहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस था वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेगी। और ये अभी इन्होंने भी जो बताया है उसी के आसपास इन्होंने सारी पॉलिसी, नई जो पॉलिसी जो नया अनाउंसमेंट किया है ये उसी के आसपास है जो गवर्नमेंट पहले बोलती आ रही थी कि हम लोग को ये करने का। ओके, बाय द वे शायद एक खबर ये आ रही है कि रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म किया गया है शायद। हर्षिता, ये अब कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव होगा। अच्छा, रामदेव सर को जाना है। रामदेव सर, एक आखिरी सवाल फिर आपसे।
क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें अब मार्केट में यहाँ से, क्योंकि पिछले 3 साल तो गोल्डन पीरियड रहे हैं खास तौर से मिड कैप इन्वेस्टर के लिए। सो सी अभी जो रिटर्न आ रहा है, एक तो जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी अभी भी इस साल बोल रहे हैं कि 15-17% ग्रोथ आएगा अर्निंग्स में, तो वो एक बात है। दूसरा ये है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो अभी तक का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़बरदस्त है। सो लिक्विडिटी जो फ्लो जो है उसमें उतना बदलाव नजर नहीं आ रहा मुझे। सो जो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन था इस बजट से मेरे ख्याल से अंतर नहीं पड़ेगा उससे। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आपका जो मार्केट फेसिंग रिटर्न है वो अंतर पड़े। आपको जो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आपका पर्सनल आफ्टर मेकिंग मनी इन द मार्केट वॉट एवर यू हैव टू पे। सो मेरे को नहीं लगता है कि इट हैज़ इम्पैक्टेड द मार्केट इन एनी वे, एंड हेंस जो भी एक्सपेक्टेशन था से 15% अपना जो एनुअल एक्सपेक्टेशन है डबलिंग इन 5 years, आई थिंक दैट रिमेन्स अ इंटैक्ट सिचुएशन। 5 years, ये रामदेव सर का एक फार्मूला है जो आजकल रामदेव सर बहुत पैशन से पढ़ा रहे हैं, रूल ऑफ 72। मैं एक्चुअली अभी लास्ट रामदेव सर का इंटरव्यू करने गया था, तो रामदेव सर ने मुझे बिठा लिया उनके कैबिन में और उन्होंने मुझे वो रूल समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक और एक पेपर और पेन दे दिया, और उसके बाद रामदेव सर ने कहा कि चलो मैं तुमको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मुझे बताओ ये रूल लगाकर कि कितने साल में डबल होगा। तो रामदेव सर बहुत वैसे खैर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और उसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव सर। मधु भाई, आपका क्या मैसेज होगा अब इस समय इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक बार के लिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ीरो कर दूं, आप क्या कहेंगे? अनुज भाई, हमने बहुत सारे साल से अनुभव किया है यहाँ पे। ये मार्केट में ना हम बाजार का जब भी कभी कॉल लेते हैं कि ये मार्केट बहुत उछला हुआ है, पूरा जीरो कर दो, या बहुत कभी बॉटम हो गया है, सब कुछ बेच के लग जाओ, वो सब मेरे लॉन्गर टर्म करियर में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो मैं तो ये बोलूँगा बहुत केयरफुल तरीके से, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी हैवी रनअप हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज में। तो मैं इस बार बोलूँगा कि बहुत केयरफुल तरीके से चुन चुन के शेयर लेने का मौका है, और जहां जहां पे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन हुए हैं, जहां पे आपको लगता है कि कंपनियों का वैल्यूएशन रियली आउट ऑफ द वैक हो गया है, आई थिंक निर्भीक तरीके से बेचना भी चाहिए, ताकि और आप बेचोगे और भाव ऊपर जाएगा। हमेशा आपको लगेगा अरे बाप रे ये मेरा बिक गया और इसका तो भाव ऊपर चला गया, यू नो। अब हम तो कहीं से लिखवा के नहीं लाए ना कि बॉटम में ही खरीदेंगे और टॉप में ही बेचेंगे। एज लॉन्ग एज अपना रिटर्न बन गया, जहां जहां पे रिटर्न बहुत अच्छा बन गया है, मैं खुद जो कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं अनुज, मैं तो शेयर बेच भी रहा हूं, और बट आई एम ओपन ऑल्सो कि मुझे कोई रियल कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं इसलिए उसको नहीं खरीदूंगा क्योंकि इंडेक्स 24,500 है, बहुत बड़ा हुआ है। मुझे अगर बहुत कंपेलिंग कोई अपॉर्चुनिटी लगेगी और मेरा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, मेरा खुद का पैसा है, तो आई एम ओपन टू मेक इन्वेस्टमेंट, बट आई एम ए वेरी केयरफुल इन्वेस्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज ऑल आई वुड से। ओके, और भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल एक बार जरा आप डीएलएफ लेकर आइए। थैंक यू सो मच। वो देख जो बात कह रहा था मैं कि वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है, उसके बाद आप देखिए ये किस तरीके से कोलैप्स हुआ ये स्टॉक इस समय। विजय भाई, आप कुछ आखिरी वर्ड्स, अगर हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हो काफ़ी फॉलो करते हैं, आपकी काफ़ी फॉलोइंग है रिटेल में, हर कोई चाहता है कि विजय केडिया बने, आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, मेरा मैसेज वही है अनुज भाई कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सिंपल मैसेज है भाई, ज़्यादा इधर उधर तो छलने का नहीं है। और आपने जो बात बोली कि लोग आपको बोलते हैं कि हाँ मैं अभी निकल जाऊँ, सब बेच कर निकल जाऊँ, मैं तो मेरे 30 साल के इतिहास के अंदर में कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि जब मैं कभी बेच कर पूरा निकला हूँ, बल्कि 99% टाइम मैं तो 99% इन्वेस्टेड रहा हूँ। तो इस बोलकर अगर आप पिच छोड़ के अगर आप भाग गए या निकल गए, पिच छोड़ के निकल गए, आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो, तो आपका पैसे कमाने का अध्याय खत्म हो गया। कम से कम टिके रहोगे, मार्केट गिरेगा भी, राइजिंग इकोनॉमी है भाई, राइजिंग स्टॉक मार्केट है, राइजिंग इकोनॉमी है। चांसेस तो जब ही होगे जब आप पिच पर खड़े होकर प्ले कर रहे हो। चौके छक्के नहीं मारो तो 1 रन लेते रहो, 1 रन नहीं मारे तो खड़े रहो, खाली उसको डिफेंस खेलते रहो। विकेट नहीं गंवाना है बेसिकली, विकेट नहीं गंवाना। अगर विकेट गंवा दिया, पिच छोड़ के स्टेडियम में चले गए, आपका अध्याय खत्म हो गया। आपका इतिहास खत्म हो गया, माने आप इतिहास हो गए, आप इतिहास बन गए। तो टिके रहो ना यहाँ पे,
बिल्कुल, हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है और देखिए हमको भी चैनल चलाना है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।